आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा तारुफ़ फरहान अली शाह है और मैं आप सबको द केस फॉर इस्लाम में खुशामदीद कहता हूँ। आज से जिस सीरीज़ का इनेकाद किया जा रहा है दैट इज़ इस्लाम एंड एथियज़म, जिसमें हम देखेंगे एथियज़म क्या है और इस्लाम को उसके साथ क्या कंपैरेटिव एनालिसिस है। इन दिस सीरीज़ वी विल डिकंस्ट्रक्ट द आर्ग्यूमेंट्स ऑफ एथियज़म। उससे पहले मैं आपको एक बुक का इंट्रोडक्शन कराना चाहता हूँ, दैट इज़ द डिवाइन रियलिटी बाय हमज़ा ज़ोरतिस्ट। ये सीरीज़ 15 एपिसोड्स पर मुश्तमिल है और जो आर्ग्यूमेंट्स मैं पेश करूँगा इसके अंदर वो सारा का सारा इसी बुक पर मुनसर करता है। तो अगर आप इस बुक को पढ़ते हैं और मेरी सीरीज़ को देखते हैं तो आप आसानी से जो है एथियज़म को डिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं और उनके आइडियाज़ और आर्ग्यूमेंट्स का रिबटल कर सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि एथियज़म क्या है। Atheism linguistically means not a theist, यानी someone who does not believe in the existence of God। और इसके अंदर जो है that is prefix means not, और एक जो theism है वो theos ग्रीक से निकला है, that means belief in the existence of intervening God। तो atheism क्या है? अब बंदा जो क्लेम कर रहा है कि मैं एथियस्ट हूँ उसकी क्या मायने हो सकती है? उसकी एक तो माने ये हो सकती है कि जो बंदा क्लेम कर रहा है उसने कोई वो ये कह रहा है कि मेरे पास कोई पॉजिटिव एविडेंस है अगेंस्ट दी एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। इन दैट पोजीशन उसको ये पेश करना पड़ेगा, आर्ग्यूमेंट्स बैकअप करने पड़ेंगे कि ये आर्ग्यूमेंट्स हैं मेरे कि मैंने जो है पा लिया कि अब खुदा मौजूद नहीं है। सो इन दैट सेंस वो एक नॉलेज क्लेम कर रहा है। दूसरा है वो बंदा जो कि करंटली कन्विंस नहीं है बाय द रिलीजियस आर्ग्यूमेंट्स या फिर थियस्टिक आर्ग्यूमेंट्स। इन दैट सेंस वो एथियज़म से दूर एक दूसरे रियाल में दाखिल हो रहा है जो कि है एग्नोस्टिसिज्म, मतलब उसे वो मशकूक है, स्केप्टिक है, उसे पता नहीं है कि गॉड है या नहीं है। तीसरी कैटेगरी उन लोगों की होती है जो कि जस्ट ये क्लेम करता है कि दे डू नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, यानी कि इट इज़ देयर चॉइस, देयर फेथ, सो इट इज़ नॉट डिफरेंट फ्राम द बिलीफ इन द फेरी और द एस्ट्रोलॉजी। सो इन दैट सेंस वो एक सिर्फ और सिर्फ क्लेम है। तो इसमें जो वो बंदा क्लेम कर रहा है, अगर कोई एग्नोस्टिक है तो अगर आप उसको कोई पॉजिटिव या फिर खुदा के वजूद के मुतलिक कोई पेश करते हैं दलाइल, तो अगर वो सिंसियर है तो उसको कबूल करना चाहिए। और अगर वो कहता है कि नहीं मेरे पास आर्ग्यूमेंट्स हैं खुदा के ख़िलाफ़ तो आपको देखने पड़ेंगे, और वो फाल्स हैं या मिसअंडरस्टूड हैं तो उनको आपको एज अ मुस्लिम वो जवाब देने पड़ेंगे। और थर्डली अगर कोई बंदा क्लेम कर रहा है कि मैं जस्ट आई डोंट बिलीव इन द गॉड, दैट इज़ माई चॉइस, तो आपको क्वेश्चन करना पड़ेगा उनके बिलीव्स के बारे में कि व्हाट एविडेंस डू यू हैव अगेंस्ट द गॉड। तो अगर देखा जाए तो एथियज़म कोई स्ट्रिक्ट इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स नहीं है, बल्कि या फिर कोई मतलब रीज़न से पैदा हुआ हो और फ्रॉम एनी इंटेलेक्चुअल डिस्कवरी और साइंस। दरहकीकत इट इज़ डीपली रूटेड इन द साइकोलॉजी। वी विल सी कि किस तरीके से जो है ये इमोशनली और फिज़िकली वुंडेड जो लोग होते हैं दे आर लाइकली टू टर्न अवे फ्रॉम द गॉड। उससे पहले मैं आपको एक दूसरा कॉन्सेप्ट बताना चाहूँगा जो कि इससे रिलेटेड है, दैट इज़ एक्चुअली नॉट द फॉर्म ऑफ एथियज़म, लेकिन वो भी जो है यानी डिवाइन को रिजेक्ट करते हैं, दैट इज़ मिसोथियज़म। मिसोथियज़म ये लफ्ज़ निकला है मिसोस से, ग्रीक से, जिसका मतलब हेड होता है, और थियोस गॉड। सो बेसिकली दे आर द पीपल, मिसोथियस आर द पीपल जिनके दिल में खुदा के लिए नफ़रत होती है और वो विश करते हैं कि खुदा एग्जिस्ट ना करे। और ये वो चीज़ है जो कि साइकोलॉजिकल एक बेस प्रोवाइड करती है दैट लीड्स टू दी एथियज़म इवेंचुअली। एसोसिएट प्रोफेसर बर्नार्ड श्वाइज़र उन्होंने एक किताब लिखी इस पर और उन्होंने मुख्तलिफ प्रोमिनेंट राइटर्स को स्टडी किया और देखा कि कुछ राइटर्स हैं जो कि खुदा के यानी कि वजूद के ख़िलाफ़ हेट रखते हैं। उसकी वजह ये कि ये जो वर्ल्ड ऑफ सफरिंग है, ईविल है, उसके अंदर वो जो पैशनेट और मर्सीफुल गॉड है उसके कॉन्सेप्ट से उसको देखते हैं कि इनकम्पेटेबल है। जैसे कि राइटर्स हो गए ये है रेबेका वेस्ट या फिर जो है पुलमैन। सो मुख्तलिफ उसने जो है लिटरेरी फिगर्स को स्टडी किया तो उसने ये कंक्लूड किया कि मिसोथियस्ट एक ऐसा बंदा है जो कि इमोशनली और साइकोलॉजिकली वुंडेड होता है। और उसने ये क्लेम किया, उसने कंक्लूड किया दैट बाय नो मीन्स सर्टेन दैट मोर इफेक्टिव फॉर्म्स ऑफ मिनिस्ट्रिंग वुड हेल्प डाउज द फायर्स ऑफ मिसोथियज़म। यानी कि ये जो मिसोथियज़म वाला कॉन्सेप्ट है, क्योंकि जब आप साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब हो जाएं तो अगर आपको कोई भी दलाल दिए जाएं आप उसको नहीं मानेंगे। उसकी एक वजह है, उसकी वजह यह है कि जो श्वाइज़र की स्टडी है वो ये दिखाती है कि वो चाहते हैं जो मिसोथियस्ट और एथियस्ट होते हैं दे आर बेसिकली
in living in the form of egocentric, or they are living in the veil of egocentricism. Egocentricism एक कॉन्सेप्ट है जिसमें आप इफ़र्ट पुट करते हैं नॉट टू सी एनीथिंग फ्रॉम अपार्ट फ्रॉम योर ऑन पर्सपेक्टिव, यानी आप सिर्फ अपने ही नज़रिए से चीज़ों को देखते हैं और आप चाहते हैं कि जैसे मैं देख रहा हूँ, जैसे मैं समझ रहा हूँ, उसी तरीके से वो चीज़ हो। जैसे कि मतलब इसमें जो मिसोथियस्ट होते हैं और जो एथीस्ट होते हैं मिस्टेक करते हैं, वो ह्यूमनाइज कर देते हैं गॉड को या फिर एंथ्रोमोर्फाइज कर देते हैं। वो खुदा को ह्यूमन लेवल पर लेके आते हैं और फिर कहते हैं कि खुदा वैसे ही काम करे, वैसे ही एक्ट करे जैसे कि हम चाहते हैं या फिर जैसे हम समझ रहे हैं। और अगर खुदा इस दुनिया के अंदर ईवल को कंटिन्यू करवा रहे हैं, उसको रोक नहीं रहे हैं, सो ही मस्ट बी क्वेश्चन्ड एंड इवेंचुअली रिजेक्टेड। तो ये जो इनका कंपैरिजन है, खुदा को कंपेयर करना मैन से, उनकी एक इनएबिलिटी को एक्सपोज करता है कि वो किसी भी चीज़ को अपार्ट फ्रॉम देयर ऑन पर्सपेक्टिव जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं। तो इसमें जो है वो चाहते हैं कि जो दुनिया के अंदर जो सफरिंग है, ईविल है, वो ना हो, और अगर खुदा मौजूद है तो फिर उसे वो सफरिंग ख़त्म करनी चाहिए। तो वो ये बात नहीं समझ पा रहे हैं कि एवरीथिंग दैट हैपन्स इज़ इन द लाइन विद द डिवाइन विजडम दैट वी कैन नॉट एक्सेस। इट मीन्स दैट गॉड हैज़ अ पिक्चर और हमारे पास सिर्फ उसे पिक्सल है। जो हम देख रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ यानी कि जैसे आइसबर्ग होता है उसके ऊपर टिप होती है, दैट इज़, बट रियलिटी जो है 80% कुछ और है जो कि हमारी नज़रों से जो है ऊपर है। सो जब इंसान कंसीडर करता है इस फैक्ट को कि वी आर लिमिटेड और एक दूसरी हस्ती है जो कि वाइस है, तो इन दैट सेंस ये जो एथीज़म और जो मिसोथियज़म है इससे इंसान निकल सकता है। वरना फिर वो एक एरोगेंट और ईगोसेंट्रिक वर्ल्ड व्यू अडॉप्ट करता है और इवेंचुअली वो डिस्पेयर में अपनी ज़िंदगी जो है गुजारता है। सो अब देखते हैं एथीज़म एंड फिलोसॉफिकल नेचुरलिज्म। फिलोसॉफिकल नेचुरलिज्म बेसिकली आप समझिए कि हथियार है एथियस्ट का, और मोस्टली जो एथियस्ट होते हैं वो होते हैं जो कि फिलोसॉफिकल नेचुरलिज्म को अडॉप्ट करते हैं। जैसे अकॉर्डिंग टू रिचर्ड डॉकिन, एथियस्ट वो होता है जो कि believes there is nothing beyond the natural physical world। और यानी कि फिलोसॉफिकल नेचुरलिज्म एक कॉन्सेप्ट है कि जो भी फिज़िकल फिनोमेना हो रहे हैं, जो भी चीज़ें हो रही हैं, लॉज हैं, आप उन सारों की एक्सप्लेनेशन सिर्फ और सिर्फ फिज़िकल प्रोसेसेस के ज़रिए ही से कर सकते हैं। सारे फिनोमेना की जो तौजी है, एक्सप्लेनेशन है, उसी के ज़रिए से कर सकते हैं। हालांकि कुछ ऐसे एथीस्ट भी हैं जो कि इस वर्ल्ड व्यू को जो है वो कैटर नहीं करते हैं और वो जो है नॉन फिज़िकल बीइंग पर भी जो है यकीन रखते हैं, लेकिन वो डिवाइन को जो है फिर भी रिजेक्ट करते हैं, यानी सुपरनैचुरल को रिजेक्ट करते हैं। सो फिलोसॉफिकल नेचुरलिज्म क्या है, वो सुपरनैचुरल को रिजेक्ट करते हैं और कहते हैं कि सारी जो चीज़ें हैं वो फिज़िकल प्रोसेस के ज़रिए से एक्सप्लेन हो सकती हैं। अब हम देखते हैं कि इस्लामिक डेफिनेशन क्या है एथियज़म की। सो ट्रेडिशनल जो टर्म है फॉर द एथियज़म वो है इल्हाद, और ये लफ्ज़ निकला है लहद से। लहद का मतलब है डेविएशन, और इसकी एक मीनिंग कॉन्सेप्ट लिया जाए तो गॉडलेसनेस। लहद बेसिकली एक जो इस्लामिक ग्रेव होती है उसके अंदर एक साइड पॉकेट बनाई जाती है जिसमें मुर्दे को रखा जाता है। इन दैट सेंस वो एक डेविएशन होता है, जो खड्डा जो खोदा जाता है उससे डेविएशन होता है। सो बेसिकली इस्लामिक डेफिनेशन ये कि जो इल्हाद है, जो एथियज़म है, वो अननेचुरल है, यानी कि वो डेविएशन है फ्रॉम व्हाट इज़ नेचुरल एंड व्हाट इज़ रैशनल। सो हम देखते हैं कि इस्लामिक जो हमारी टीचिंग्स हैं प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, इससे ये बात वाज़ेह होती है जैसे प्रॉफेट मोहम्मद ने कहा कि हर शख्स जो है वो फितरत पर पैदा होता है, और इसी तरीके से जो खुदा की मार्फत है वो इंसान के अंदर प्रीमोडियल स्टेट में अंदर मौजूद है, यानी इनेट डिस्पोजिशन हम कह सकते हैं उसको। हर शख्स जो है वो खुदा के लिए मोहब्बत रखता है, उसको वर्शिप करना चाहता है। तो इस्लामिक थियोलॉजी के मुताबिक जो खुदा के नाम हैं उनमें से एक है खालिक, और एक है सस्टेनर यानी मुकीत, अल मुकीत, और ओरिजिनेटर अल मुब्ती। सो जो एथियस्ट होता है वो सारे खुदा के नामों को रिजेक्ट करता है, और इस्लामिक थियोलॉजी के मुताबिक जो भी खुदा के किसी नाम को रिजेक्ट करे वो पॉलीथिस्ट है। सो इन दैट सेंस एथियस्ट दे आर बेसिकली द पॉलीथिस्ट। सो फ्रॉम द इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू जो कुरान जो है अफर्म करता है कि जो भी खालिक को रिजेक्ट करे दे आर नॉट सर्टेन, और दूसरी जगह फरमाया कि जो मोनोथिज्म को, तौहीद को, यानी कि वननेस ऑफ गॉड को रिजेक्ट करे वो फूल हैं। अब हम देखते हैं ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ एथियज़म। इस्लामिक हिस्ट्री अगर हम देखें तो एथियज़म कोई मेजर कोई इंटेलेक्चुअल थ्रेट नहीं था अनटिल 8th सेंचुरी दहरिया मूवमेंट।
तो ये वो थिंकर्स थे जो कि इम्प्रेसिस्ट थे और बिलीव करते थे कि जो भी नॉलेज है वो सिर्फ़ और सिर्फ एम्पिरिकल मेथड के ज़रिए से ही हासिल की जा सकती है। और वो बिलीव करते थे जो कॉस्मोस है, हमारी यूनिवर्स है, इटर्नल है, इसलिए उसको किसी भी क्रिएटर की ज़रूरत नहीं है। तो किताबुल अगहानी जो कि अल फरज अल अस्फ़हानी ने लिखी थी, उसके अंदर लिखा हुआ है कि इमाम अबू हनीफ़ा जो कि फ़िक़्ह हनफिया के जूरिस्ट हैं, फाउंडर हैं, वन ऑफ द ट्रेडिशनल इस्लामिक लॉ स्कूल ऑफ थॉट, तो वो ही वॉज इंटेलेक्चुअली नॉन के वो दहरिया जो एथियस्ट थे उनको इंटेलेक्चुअली हैमर करते थे पब्लिक डिबेट्स के अंदर। और इससे ये भी बात होती है कि जो इस्लामिक हिस्ट्री के अंदर एक इन्वायरमेंट रहा है जिसमें म्यूचुअल रेस्पेक्ट रही है नॉन मुस्लिम बिलीव्स के साथ, क्योंकि इस्लाम का स्टैंड पॉइंट ये है कि ला इक्राह फिद्दीन, यानी कि दीन के अंदर जबर नहीं है। बड़े बड़े उलमा जो है हमारे, जैसे कि इमाम अल गज़ाली हो गए, इमाम जौज़ी, अल जाहिस, मोहम्मद शबीब, इब्न कुतैबा, अबू ईसा वरक, ये सारे जो है इन्होंने अपनी राइटिंग्स के अंदर जो दहरिया हैं एथियस्ट हैं उनके आर्ग्यूमेंट्स को रिजेक्ट किया है। इमाम जो अल गज़ाली हैं रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने अपनी किताब कीमा सआदत में लिखा है कि जो एथियस्ट दहरिया हैं ये रिडक्शनिस्ट हैं, यानी ये कुछ भी ये यूनिवर्स की और पर्पस की होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग को नहीं समझ पाते। ये सिर्फ इनकी मिसाल एक उन कीड़े मकोड़ों की तरह है, उन एंट्स की तरह है जो कि सिर्फ और सिर्फ इंक को देखते हैं और पेन को देखते हैं और जो राइटर है उसको देख नहीं पाते हैं, और अपनी इस इनएबिलिटी की वजह से वो अल्टीमेटली क्या करते हैं, रिजेक्ट करते हैं खुदा को। तो इंटेलेक्चुअल जो हेरिटेज इस्लाम की उसने एक प्रोवाइड किया है कॉन्फिडेंस फॉर द मुस्लिम्स। कभी भी मुस्लिम जो है घबराए नहीं हैं एथियज़म से। हर दौर के अंदर ऐसे इंटेलेक्चुअल सीड्स निकले हैं, ऐसे इंटेलेक्चुअल इन्वायरमेंट निकला है जिसके अंदर चैलेंज किया गया है सारे कंटेम्प्रेरी जो चैलेंजेस हैं इस मॉडर्न वर्ल्ड के। तो इन दैट सेंस मुस्लिम्स दे आर स्टैंडिंग ऑन द शोल्डर्स ऑफ जाइंट। करना सिर्फ ये है कि जो वेल्थ ऑफ नॉलेज उसको इकट्ठा करना है और फिर जो है मैदान में आना है। तो इसमें जो है मुसलमानों को घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अब देखते हैं वेस्ट के अंदर एथियज़म की तारीख क्या रही है। तो वेस्ट के अंदर कोई एथियज़म कोई पॉपुलर, यानी एंटीक्विटी के अंदर, मिडिल एजेस के अंदर तो कोई पॉपुलर मूवमेंट नहीं थी और इसकी कोई इतनी ज़्यादा सब्सटेंशियल फॉलोइंग भी नहीं थी। हिस्टोरियंस के मुताबिक ये जो उस पीरियड में सिर्फ इंडिविजुअल्स होते थे या कुछ बोल्ड फिलोसोफर्स होते थे जो कि अपना डिसबिलीव जो है वो पब्लिक के सामने लेके आते थे, या लेकिन वो अपनी रिलीजियस प्रैक्टिसेस को उसके खिलाफ कभी भी नहीं जाते थे। फर्स्ट टाइम ये टर्म यूज़ हुआ एथियज़म, ये एक ग्रीक स्कॉलर हैं सर जॉन चेक, उन्होंने इस्तेमाल किया था अपनी जो उन्होंने ट्रांसलेशन की थी प्लूटॉक की जो ऑन सुपरस्टिशन है उसके अंदर। और तकरीबन 70s के अंदर जो ब्रिटेन के अंदर इट वॉज कंसिडर एज अ थ्रेट, और मुख्तलिफ जो प्लेराइस्ट हैं और एसिस्ट हैं उन्होंने इस पर रिस्पॉन्ड किया, जैसे कि सर जोसेफ एडिसन हैं, उन्होंने अपनी जो किताब है द एविडेंस फॉर द क्रिश्चियन रिलीजन, ये 18वीं सेंचुरी की बात कर रहा हूँ, तो उसमें जो है उन्होंने एक पूरा एक चैप्टर लिखा एथियज़म के खिलाफ में, उसमें कुछ लाइन्स आपको सुना देता हूँ। सर जोसेफ एडिसन ने लिखा कि दे आर अ सॉर्ट ऑफ गैंगस्टर्स हु आर इटर्नली अपॉन द फ्रेट दो दे प्ले फॉर नथिंग, दे आर परपेचुअली टीजिंग देयर फ्रेंड्स टू कम ओवर टू देम, though at the same time they allow that neither of them should get anything by the bargain. In short, the zeal of spreading atheism is, if possible, more absurd than atheism itself. यानी एथियज़म का जो फैलाव है वो एथियज़म से ज़्यादा जो है वो घिनौना है और एब्सर्ड है। जो एडिसन के अल्फाज हैं ये एक सोशल कमेंट्री है, यानी कि उस वक्त के डिस्कोर्स की जो है फैल रही थी। अब क्या हुआ, 17वीं सेंचुरी के अंदर कुछ साइंटिफिक अचीवमेंट्स जो है वो इंटेलेक्चुअल अचीवमेंट्स हासिल होने लगी। उसके बाद कुछ फिलोसोफर्स ने क्या किया कि जो साइंटिफिक डिस्कवरीज थी उनको एक गलत जाविया देने की, पर्सपेक्टिव देने की कोशिश की, और उनमें जो है काफ़ी फिलोसोफर्स और थिंकर्स का रोल था। जैसे 1689 के अंदर एक पॉलिश थिंकर थे जिनका नाम था कैजिमेर्स, उन्होंने खुदा के वजूद को डिनाई किया और कहा कि जो कॉन्सेप्ट है खुदा का ये इंसान की तख्लीक है ताकि वो दूसरों को ऑपरेट कर सकें। उसके बाद जो 1674 के अंदर एक शख्स थे जिसका नाम था मैथियस नटसन, उन्होंने जो है उनकी एक फॉलोइंग थी यूरोप के अंदर, और उन्होंने फिर क्या किया कि एक ब्रिटेन के अंदर कोशिश की कि इसको एक्सेप्टेबल बनाया जाए, और वो अपनी इस यानी कि तजवीज़ को, अपनी इस मोमेंट को कामयाब तो ना कर सके, लेकिन बाद में उन्होंने रास्ता खोला दूसरों के लिए। फिर 1700 के अंदर जो डेविड ह्यूम है, वोल्टेयर की जो राइटिंग्स हैं, उन्होंने एक इंटेलेक्चुअल सीड प्रोवाइड किया फॉर द एथियज़म।
वोल्टेयर जो था उसने प्रोपेगेट किया डीइज्म को, यानी कि सिंगल क्रिएटर एग्जिस्ट करता है, और जो रेवलेशन का कॉन्सेप्ट है उसने उसको जो है रिजेक्ट किया, इसको डीइज्म बोलते हैं। तो उसने कहा कि यूनिवर्स इस तरीके से कि खुदा है, खुदा ने इस यूनिवर्स को बनाया, जैसे घड़ी साथ है, उसने घड़ी को बनाया, अब वो घड़ी खुद काम चल रही है, अब उसका उससे कोई ताल्लुक जो है वो नहीं है। सो वोल्टेयर की ये पोजीशन थी। अब ह्यूम, जो डेविड ह्यूम था, उसने क्या किया, उसने कहा कि जो आइडिया है खुदा का वो इनकॉम्प्रिहेंसिबल है, ठीक है, यानी उसने जो इंटेलिजेंट डिज़ाइन की जो कॉन्सेप्ट है उसमें उसने जो है नुक्स निकालना शुरू कर दिया, उसकी लिमिटेशन बताना शुरू कर दी। लेकिन उसके जो आर्ग्यूमेंट्स थे वो ऐसे नहीं थे कि वो खुदा के वजूद को जो है वो डिनाई करें। ज़्यादा से ज़्यादा उसके जो आर्ग्यूमेंट्स थे वो ये थे कि डिग्री ऑफ जो ईवल है और हमारी जो इनएबिलिटी है उसको जस्टिफाई करना फ्रॉम द ह्यूमन पर्सपेक्टिव, उसको उसने जो है बताना शुरू किया। उसके अलावा डेविड ह्यूम की जो एक स्टैंड पॉइंट है मिरेकल्स के हवाले से, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट है। उसने कहा कि मिरेकल्स तभी जो है वो पॉसिबल हो सकते हैं अगर जो प्रोबेबिलिटी है जो है आई विटनेसेस की टू बी मिस्टेकन, वो ज़्यादा हो उस इवेंट के होने से। मतलब अगर जैसे कि मिसाल के तौर पर किसी वक्त के अंदर सारे के सारे जो स्कॉलर्स हैं, सारे के सारे जो थिंकर्स हैं, उन्होंने ये क्लेम किया कि हमने जो है देखा कि एक परी जो है उड़ रही थी, सब ने क्लेम किया। अब इस सेंस में अगर आई विटनेसेस आपके ज़्यादा हो गए और वो यानी कि मुदल्लिल हैं, तो फिर आप उस पर ईमान यकीन ला सकते हैं। ये मिरेकल्स का जो है डेविड ह्यूम का, इसको हम देखेंगे कि ये इस्लामिक थियोलॉजी के अंदर ये कॉन्सेप्ट किस तरीके से जो है वो हेल्पफुल हो सकता है। सो बहरहाल ये जो फिलोसोफर्स थे, इन्होंने कोशिश की कि एथीज़म को क्या किया जाए, सीमेंट किया जाए, लेकिन फिर भी एथीज़म इतनी ज़्यादा जो है वो अभी जो डिवाइन को रिजेक्ट करने का कॉन्सेप्ट था इतना ज़्यादा फैल नहीं रहा था, लेकिन जो सीड्स थे वो ऑलरेडी दे वर प्लांटेड। अब 19वीं सेंचुरी के अंदर एक इंपॉर्टेंट फिगर था जिसका नाम था चार्ल्स ब्रॉडलफ। अब ये थे मेंबर पार्लियामेंट, ब्रिटिश पार्लियामेंट के। तो इन्होंने क्या क्या कोशिश की कि किसी तरीके से जो है वो फैलाया जाए, एथीज़म को एक्सेप्टेबल बनाया जाए, और उसने जो है मुख्तलिफ एसेज लिखे जैसे ह्यूमैनिटीज़ गेन फ्रॉम द अनबिलीफ, अ प्ली फॉर द जो है वो एथीज़म एंड द डाउट फॉर ऑफ द डिस्कोर्स। और उसने ना ही सिर्फ ये कि इसको एक्सेप्टेबल बनाने की कोशिश की, बल्कि ये चाहा कि ये बताए, साबित करे कि एथीज़म किस तरीके से जो है वो हैप्पीनेस जो है वो ह्यूमैनिटी को देता है। तो उसके बाद एक मरला आया 1920s के अंदर जिसको बोलते हैं लॉजिकल पॉजिटिविज्म का। तो ये एक स्टैंड पॉइंट था, फिलोसॉफिकल नोशन था, जो कि ये क्लेम करता था कि जो सर्टेनिटी है वो तभी हो सकती है अगर स्टेटमेंट एम्पिरिकली जस्टिफाई हो रहा है या फिर फिजिकल एक्सपीरियंस से जो है वो बैकअप हो रहा है, तभी उसको जो हम उस चीज़ को मानेंगे। यानी कुछ स्टेटमेंट्स होती हैं एनालिटिकल, मतलब बाय डेफिनेशन वो सही होती हैं, जैसे द बॉल इज़ रेड, अब वो क्योंकि रेड है इस वजह से ये स्टेटमेंट सही है। दूसरे होते हैं सिंथेटिक, के अपनी वो फिजिकल एक्सपीरियंस से जो है हम उसको जाने, वेरीफाई करें, जैसे बॉल इज़ बाउंसिंग, तो अब इसको हम देख कर जो है पहचान सकते हैं कि बॉल जो है बाउंस कर रहा है। तो ये इन्होंने सिर्फ इनको माना। फिर कहा कि जो फिजिकल एक्सपीरियंस से जो चीज़ साबित होती है उसी को मानेंगे, लेकिन और यानी कि उन्होंने कहा कि कोई भी चीज़ जो फिजिकल जो वर्ल्ड उससे ऊपर नहीं है, ठीक है। अब ये जो क्राइटेरिया था इसकी डेथ हो गई पोस्ट 1960s के बाद। उसकी पहली वजह ये थी, सबसे पहली वजह इस लॉजिकल पॉजिटिविज्म की डेथ की ये थी कि सेल्फ डिफीटिंग था। यानी इनका जो क्लेम है ना कि हर चीज़ फिजिकल एक्सपीरियंस से ही स्टेटमेंट जो है वेरीफाई हो सकती है, जो चीज़ फिजिकली यानी एक्सपीरियंस करें, ये खुद सेल्फ डिफीटिंग था, क्योंकि ये जो स्टेटमेंट है इसको आप फिजिकली जो है वो एक्सपीरियंस नहीं कर सकते हैं, इसको जो आप वेरीफाई नहीं कर सकते। दैट इज़ वाई द क्राइटेरिया वॉज मीनिंगलेस। और हमने देखा कि दुनिया पूरी ने देखा कि लॉजिकल पॉजिटिविज्म की डिमाइस के बाद, डेथ के बाद, जो थियस्टिक एक डिस्कोर्स है उसका फिर से राइज अप होना शुरू हुआ। 1980s के अंदर टाइम मैगजीन ने एक आर्टिकल पब्लिश किया जिसके अंदर उन्होंने कहा, मैं वो उसके कुछ आपको लाइंस पढ़ के सुनाता हूँ। दे सेड कि द गॉड इज़ मेकिंग द रिटर्न, यानी कि वो आर्ग्यूमेंट जो कि पेश किए थे बड़े बड़े फिलोसोफर्स ने खुदा के ख़िलाफ़, अब वही जो है वो खुदा की जो है वो एग्जिस्टेंस पर यकीन करने लगे थे। उन्होंने लिखा, मोस्ट इंटरेस्टिंगली दिस इज़ हैपनिंग नॉट अमंग्स थियोलॉजियंस और the ordinary believers, but in the crisp intellectual circles of the academic philosophers, where the consensus had long banished the Almighty from the fruitful discourse. God is making a comeback. तो एक जो रीज़न था
इस यानी कि इंटेलेक्चुअल रिवाइवल ऑफ थियज्म का वो था कुछ साइंटिफिक डिस्कवरीज मिड 20s के अंदर, जिसमें से एक था बिग बैंग। अब बिग बैंग ने ये पोस्टुलेट किया कि यूनिवर्स की एक बिगनिंग है। पहले लोग मानते थे 1950s तक, यानी इवन आइंस्टाइन भी जो मानता था कि यूनिवर्स इटर्नल है, कॉस्मोस इटर्नल है, ठीक है। तो जब बिग बैंग का कॉन्सेप्ट आया, अब पता चला कि स्टडी जो स्टेट हाइपोथेसिस था वो गलत साबित हो गया और यूनिवर्स की बिगिनिंग है। और यूनिवर्स की बिगिनिंग एक डिमांड करती है क्रिएटर की या एक बिगनर की, राइट। इस तरीके से स्टीफन हॉकिंग ने अपनी किताब द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम के अंदर ये जो है वो इस चीज़ का एतराफ़ किया कि इट मस्ट बी डिफ़िकल्ट टू एक्सप्लेन द बिगिनिंग ऑफ यूनिवर्स विदाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। उसके बाद फिर 1970s के अंदर जो है कॉस्मोलॉजिस्ट जो थे उन्होंने देखा कि यूनिवर्स के अंदर फाइन ट्यूनिंग है, यानी कि जो फिजिकल लॉज हैं, अरेंजमेंट्स हैं, वो इस तरीके से फाइन ट्यून्ड हैं, इस तरीके से डिज़ाइन है कि यहाँ पर कॉन्शियस लाइफ स्पेशली ह्यूमन बींग्स जो है वो सर्वाइव कर सकें। और एट द बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी यानी कि हमारे पास जो बायोलॉजी का जो इल्म था वो बहुत कम था और हम समझते थे कि सेल्स जो हैं, जो कि बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं, वो जस्ट होमोजीनियस ब्लॉब्स ऑफ प्रोटोप्लाज्म हैं। लेकिन फिर दो साइंटिस्ट थे 1953 के अंदर, जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक, उन्होंने ये बताया कि जो सेल के अंदर एक डीएनए होता है जो कि डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होती है, जिसके अंदर इंफॉर्मेशन स्टोर होता है। तो क्रिक जो कि एथियस्ट था, उसने जब देखा तो वो इम्प्रेस्ड हो गया बाय द डिज़ाइन और उसने ये सोचा कि ये जो चांस से नहीं हो सकता है, इसके पीछे कोई ज़रूर सोची समझी जो है एक मनसूबाबंदी है। तो फिर उसने जो है वो रिलीजन की सदाकत को कबूल किया। लेकिन हाल ये है कि इन सारी चीज़ों के बावजूद, फाइन ट्यूनिंग, इंटेलिजेंट डिज़ाइन के बावजूद जो है एथीज़म जो है यानी कि फास्टली जो है वो ग्रो हो रहा है। उसकी वजह क्या है? इट इज़ पॉलिटिकली जो है सपोर्टेड बाय द स्टेट्स। अब हम देखते हैं कि एथीज़म की ग्रोथ जो है वो किस तरीके से हो रही है। तो इन सारे जो है वो आर्ग्यूमेंट्स के बावजूद, डिस्कवरीज के बावजूद जो है जो एथीज़म है वो फास्टेस्ट ग्रोइंग सोशल मूवमेंट है और अब जो है उसने एक और ज़्यादा भयानक एक शेप ले ली है जिसको बोलते हैं न्यू एथीज़म। लेकिन हाल ये है कि जो इनके एथियस्ट हैं कंटेम्प्रेरी, वो भी आपस में इनकी इंटरनल फाइटिंग है। दे आर नॉट अग्रीड अपॉन, यानी कि कोई होमोजेनियस ग्रुप नहीं है इनका। आज के दौर में जो मशहूर एथियस्ट जो कि जिनका डिस्कोर्स चलता है वो है जैसे रिचर्ड डॉकिन, डैन डेनेट, क्रिस्टोफर हिचिंस और सैम हैरिस वगैरह। और क्रिस्टोफर हिचिंस की तो खैर डेथ हो गई है। सो देयर बुक्स जो है वो यानी कि एक रोल प्ले करती हैं मतलब इस डिस्कोर्स को जो है वो प्रोमोट करने में। जैसे कि क्रिस्टोफर हिचिंस ने कहा कि रिलीजन पॉइजन है, पॉइजन करता है चीज़ को, ठीक है। इस तरीके से रिचर्ड डॉकिन ने कहा कि जो है वो खुदा जो है वो डिल्यूजन है। तो हम देखते हैं कि इन सारों की ये क्लेम्स कितने हद तक जो है वो सही हैं। इंशाल्लाह वी विल कैटर इट इन एपिसोड 4 और 5 जिसका हम देखेंगे जो है एथीज़म किस तरीके से इरेशनल है। बहरहाल द पॉइंट इज़ दैट जो एकेडमिक फ़िलासफ़र्स हैं उन्होंने भी इस चीज़ को महसूस किया है कि एथियस्ट जो है वो किसी बात पर मुत्तफ़िक नहीं है। जैसे कि एक फ़िलासफ़र हैं टिम क्रेन कहता है कि इट सीम्स टू मी दैट मैनी ऑफ द क्लेम्स मेड बाय द न्यू एथियस्ट आर सिंपली नॉट ट्रू एंड दैट देयर व्यू ऑफ द रोल ऑफ रिलीजन इन द वर्ल्ड अफेयर्स इज़ इन मैनी वेज मिस्टेकन. Going on this way about religion is not a very sensible approach to tackling the problems of the world. इसी तरीके से एक प्रोमिनेंट एथिस्टिक फिलोसोफर हैं जिनका नाम है माइकल रूस। तो माइकल रूस ने एक्सक्लेम किया, उसने कहा कि आई थिंक डॉकिंस इज इग्नोरेंट ऑफ जस्ट एवरी एस्पेक्ट ऑफ फिलोसफी एंड थियोलॉजी एंड इट शोज। इसी तरीके से रूस जो माइकल रूस हैं एथियस्ट, उन्होंने जो इंटेलिजेंट डिज़ाइन के खिलाफ आर्ग्यूमेंट्स पेश करते हैं और जो कुछ लोग हैं फिलोसोफर्स यानी कि एथियस्ट हैं वो कहते हैं कि क्रिश्चियनिटी इज़ जस्ट 100% इविल। तो उसको भी उस पर रिप्लाई करके उसने कहा कि एब्सोल्यूट डिजास्टर्स इन द फाइट अगेंस्ट द इंटेलिजेंट डिज़ाइन, वी आर लूजिंग दिस बैटल. What we need is not knee-jerk atheism but serious grappling with issues. Neither of you are willing to study Christianity seriously and to engage with ideas. It is just plain silly and grotesquely immoral to claim that Christianity is simply a force for the evil. तो ये जो है इनका हाल है। लेकिन इस इंटरनल फाइटिंग के बावजूद जो है एथीज़म या न्यू एथीज़म जो है ये फैल रहा है और इसमें जो है यानी कि जैसे मैंने कहा कि इसमें पॉलिटिकल एक यानी कि रोल है। दैट इज़ वाई जैसे इंग्लैंड और वेल्स के अंदर 25% लोगों ने कहा कि वो किसी भी जो है रिलीजन पर
जो है वो यकीन नहीं रखते हैं। यूरोप के अंदर 20% लोग जो है वो कहते हैं कि वो यानी कि खुदा पर जो है ईमान नहीं लाते हैं। प्रोफेसर ऑफ सोशियोलॉजी जो है जिनका नाम है फिल ज़ुकरमैन, उन्होंने कहा कि जो एथिज़म है वो चौथे नंबर पर अभी है। सबसे पहले क्रिश्चियनिटी और फिर इस्लाम और फिर हिंदुज़म एंड फोर्थ में जो है वो एथिज़म। लेकिन बहरहाल प्यू रिसर्च के मुताबिक 2050 तक जो है एथिज़म सुकड़ जाएगा, 3% जो है वो कम हो जाएगा। यानी कि जब लोग अवेयर होंगे इन सारी जो है चीज़ों से और जो है वो फितनों से। अब मुस्लिम वर्ल्ड भी जो है वो भी यानी कि हम नहीं कह सकते हैं कि वो इज़ नॉट इम्यून टू दिस स्प्रेड ऑफ एथिज़म, क्योंकि वो मुसलमान, सादा मुसलमान जो कि इस्लाम का इतना इल्म रखते हैं, जब उनको ये चीज़ें बताई जाती हैं तो फिर वो जो है आसानी से ट्रैप में फॉलो हो जाता है। जैसे कि विन गैलप इंटरनेशनल रिसर्च के मुताबिक 5% सऊदीज़ जो हैं उन्होंने ये क्लेम किया कि वो कन्विंस्ड क्या हैं, एथियस्ट हैं। सो इन सारी चीज़ों को जब देखा जाता है तो ये महसूस होता है कि जो यूनिवर्सिटी कैंपसेस होते हैं उनमें पब्लिकेशंस की वजह से और ट्रांसलेशंस की वजह से ये जो है फितना ज़्यादा फैल रहा है। अब करने का ये है कि जो मुसलमान हैं उनको जो इंटेलेक्चुअली यानी कि स्पिरिचुअली और इमोशनली स्ट्रेंथ नहीं है, जिनके पास रैशनल टूल्स नहीं हैं, वो इस चीज़ को किस तरीके से कोप आउट करें। तो उसके लिए ये सीरीज़ बनाई गई है कि आपको मैं वो टूल्स प्रोवाइड करूं जो कि जिसकी मदद से आप इन चैलेंजेस को फेस कर सकते हैं और एथियज़म के ख़िलाफ़ बाकायदे से आप एक मूवमेंट जो है वो शुरू कर सकते हैं। So that was the end of the first episode. Inshallah, we will continue with the second episode, that is why atheism is irrational. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah Hafiz.